हेलो एवरीवन। ओशन बॉटम रिलीफ या मरीन मॉर्फोलॉजी में हम सागरीय प्रदेश या मरीन प्रोविंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक के दो वीडियो में हम महाद्वीपीय उपांत यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन और गहरी महासागरीय बेसिन यानी डीप ओशन बेसिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इस तीसरे वीडियो में हम मध्य महासागरीय कटक यानी जिसे मिड ओशन रिज कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य महासागर कटक किसे कहा जाता है। तो मध्य महासागर जो है कटक वो एक तरह से लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो महासागर के जल के अंदर यानी महासागरीय जो जल है उससे आवृत रहती हैं, उसके अंदर प्लेट विवर्तनी की यानी प्लेट टेक्टोनिक द्वारा बनी हुई पर्वतमालाएं होती हैं और इनमें कई पर्वत श्रृंखलाओं जो हैं वो साथ साथ चलती हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक लंबी रिफ्ट घाटी चलती है साथ साथ, और रिफ्ट के नीचे जो दोनों प्लेट्स होती हैं वहाँ पर दबाव और रगड़ के कारण दोनों प्लेट्स के बीच में दबाव और रगड़ के कारण पिघला हुआ मैग्मा उबलकर लावे के रूप में ऊपर आता है और नया सागर का फर्श बनाता है जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। और यहाँ पे इस मैप में ये मिड ओशन रिज जो है ये एक तरह से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ये दर्शाए गए हैं इस रेड कलर से। और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये अटलांटिक ओशन में बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है यानी बिल्कुल सेंट्रल जो भाग है उसमें है। इसी तरह से इंडियन ओशन में भी लगभग ये सेंट्रल पार्ट में ही है, लेकिन पैसिफिक ओशन में ये इसके मध्यवर्ती भाग में नहीं बल्कि ये इसके किनारों पे स्थित है। और मिड ओशनिक रिज के जो आसपास का जो एरिया होता है वो सक्रिय ज्वालामुखी क्रियाएं वहाँ पे होती हैं और भूकंपीय घटनाएं जो हैं वो वहाँ पे घटित होती रहती हैं। और इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से मिड ओशन रिजेस का निर्माण होता है। तो इसमें होता क्या है कि मध्य महासागरीय कटक जो हैं वो उनका निर्माण दो महासागरीय प्लेटें यानी जो ओशनिक प्लेट्स होती हैं उनका अपोजिट साइड में उनके स्लाइड करने से होता है, यानी उनका अपसरण या डाइवर्जेंस के कारण इनका निर्माण होता है और उनके डाइवर्जेंस के कारण सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है जिससे दो महासागरीय प्लेट जो हैं टूटकर अलग अलग विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं, तो उसकी वजह से फोल्ड्स यानी भ्रंश का निर्माण होता है। तो जब भ्रंश का निर्माण होता है तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपरी मेंटल है उसकी चट्टानें पिघल जाती हैं और पिघले हुए पदार्थ जो हैं ऊपरी मेंटल के वो मैग्मा के रूप में ऊपर उठते हैं और सागरीय जल की सतह पर पहुंचने पर ये मैग्मा जल के संपर्क में आने पर शीतल होकर यानी ठंडा होकर ठोस हो जाता है और एक नई बेसाल्ट क्रस्ट का निर्माण करता है। और ये नई जो बेसाल्ट क्रस्ट होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो वहाँ पे है उससे ये जुड़ जाती है और इसी प्रोसेस का बार बार रिपीटिशन होने के कारण जो स्प्रेडिंग जोन है यानी जहाँ पे ये चट्टानें फैलती हैं वहाँ पे मध्य महासागरीय कटक यानी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। मिड ओशन रिज महासागर ही नहीं बल्कि हमारा पूरा जो ग्लोब है उसका सबसे ज़्यादा विस्तृत उच्चावच है यानी सबसे ज़्यादा फैली हुई जिसे हम रिलीफ बोलेंगे ना वो है ये। और सारे के सारे जो महासागरीय कटक हैं यानी जो मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं हैं वो महासागर बेसिन के
सेंट्रल पार्ट में, यानी बिल्कुल बीच में सारे महासागर हैं, उनके बीच में स्थित नहीं है, जैसा कि मध्य अटलांटिक कटक है उसके जैसे, बल्कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसका जो कटक है, उसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में कटक है, वो प्रशांत महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है उससे वो दूर स्थित है। केवल मध्य अटलांटिक और मिड इंडियन रिज जो है वो सेंट्रल पार्ट में है। मध्य महासागरीय कटक की विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि ये हमारी अर्थ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 60,000 से लेके 65,000 किलोमीटर तक है। और केवल इसी के अंतर्गत हमारा जो महासागरीय नितल है उसका 1/3 क्षेत्र आ जाता है, यानी उसके 1/3 क्षेत्रफल पे केवल यही फैली हुई है। और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी इसके महासागरों के सेंट्रल पार्ट में स्थित नहीं होती। और अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मध्य अटलांटिक कटक और मध्य हिंद महासागर कटक है, उनकी सबसे ज़्यादा स्टडी की हुई है, रिसर्च उन पे सबसे ज़्यादा हुई है। और सारे के सारे मध्य महासागरीय कटक हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, और इनकी जो रचना है वो बेसाल्ट पिलो लावा से हुई है। मध्य महासागरीय जो कटक हैं उनका जो शीर्ष है, यानी ऊपर का जो भाग है वो गुंबदाकार होता है, डोम शेप्ड होता है, यानी ऊपरी भाग गोलाकार होता है। और इनके ऊपरी भाग पर सागर नीतल प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण निर्मित भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। और इन महासागरीय कटकों की चौड़ाई में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है, किंतु औसत रूप से इनकी जो चौड़ाई है वो 1,000 किलोमीटर के करीब है। और डीप सी प्लेन्स की तली में इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 2,500 किलोमीटर तक है। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे सक्रिय ज्वालामुखी क्रियाएं तथा भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे भ्रंश घाटी क्षेत्र में कई तरह की आकृतियां मिलती हैं। मध्य महासागरीय कटक के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो रिलीफ फीचर्स मिलते हैं उनमें उष्ण तापीय जलीय छिद्र यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स मुख्य हैं। और ये जो होते हैं वो वास्तव में हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, यानी गर्म पानी के एक तरह से हम कहेंगे फव्वारे होते हैं। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग में प्लेट्स जो हैं, दो प्लेट्स, उनका विपरीत दिशाओं में वो जाती हैं, यानी उनका अपसरण होता है, तो उनके मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं वहाँ पे फॉल्ट्स का निर्माण हो जाता है। और इन्हीं फॉल्ट्स में से जो मैग्मा है वो ऊपर निकल के आता है, और जब इन फॉल्ट्स में सागरीय पानी पहुंच जाता है तो वो सोते के रूप में, यानी वो एक तरह से फाउंटेन के रूप में वहाँ से रिस रिस के निकलने लगता है गर्म होके। तो जब वहाँ गर्म पानी जो है वो वाइट कलर में यानी श्वेत कलर में निकलता है तो उसे वाइट स्मोकर कहते हैं। और उसका टेम्परेचर जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जब इनका टेम्परेचर 35 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उसे कृष्ण स्मोकर यानी ब्लैक स्मोकर कहते हैं। तब ये काला काला जो फाउंटेन है उसके जैसे दिखाई देता है। और इस डायग्राम में ओशन बॉटम रिलीफ जो हैं वो सारे एक साथ दिखाए गए हैं। और पूरा जो मरीन प्रोविंस है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो या डीप सी बेसिन हो या मिड ओशन रिज हो, वो सभी यहाँ पे एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं।